नमस्ते। आज हम समझने जा रहे हैं लुईस फिशर की किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ली गई एक बहुत ही खास कहानी। ये कहानी है साल 1917 की सिर्फ एक घटना की, लेकिन एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि एक अनपढ़ किसान भला दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश राज को कैसे हिला सकता है। ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जिद्दी किसान से। उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और उसकी एक पुकार ने ही आगे चलकर एक पूरे आंदोलन की नींव रख दी। साल था 1916। जगह थी लखनऊ, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन चल रहा था। उसी भीड़ में एक दुबला पतला सा गरीब किसान गांधी जी के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में चलें। अब चंपारण में आखिर दिक्कत क्या थी? वहां एक बहुत ही पुराना और अत्याचारी सिस्टम चलता था। वहां के जो किसान थे, जिन्हें शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, उन्हें अंग्रेज जमींदार मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करें, इंडिगो यानी नील। और इस कहानी का सबसे बड़ा अन्याय तो एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। इसके हिसाब से नील की जितनी भी फसल होती थी वो पूरी की पूरी अंग्रेज जमींदारों को किराए के तौर पर देनी पड़ती थी। मतलब जमीन किसान की, मेहनत किसान की, लेकिन फसल और सारा मुनाफा सब अंग्रेजों का। राजकुमार शुक्ला भले ही अनपढ़ थे, पर उनकी जिद कमाल की थी। गांधी जी जहां भी जाते, शुक्ला उनके पीछे पीछे पहुंच जाते। लखनऊ से कानपुर, फिर सीधे उनके अहमदाबाद आश्रम। हफ्तों तक वो गांधी जी के साथ ही रहे, बस एक ही बात कहते थे, बस एक तारीख दे दीजिए। आखिर में उनकी इस लगन को देखकर गांधी जी प्रभावित हुए और उन्होंने शुक्ला को कलकत्ता आने को कहा। तो एक किसान की जिद आखिरकार महात्मा गांधी को चंपारण ले ही आई, और यहां से शुरू हुई असल सच्चाई की खोज। पटना में वो राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। वहां के नौकरों ने उन्हें शुक्ला के साथ देखा तो उनको भी एक गरीब किसानी समझ लिया, इतना कि उन्हें कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया गया। यहां से गांधी मुजफ्फरपुर गए। वहां उन्होंने वकीलों को किसानों से मोटी फीस लेने के लिए डांटा और एक बहुत बहुत जरूरी बात समझी कि कोर्ट कचहरी से भी पहले इन दबे हुए किसानों को डर से आजाद कराना जरूरी। और इसी डर को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा था कि आपका कानून गलत है और हम इसे शांति से नहीं मानेंगे। तो अब वक्त आ गया था ब्रिटिश सत्ता से सीधी टक्कर का। गांधी जी की जो सच्चाई की खोज थी, उसने उन्हें सीधा अंग्रेजों के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। जरा इस सीक्वेंस को देखिए। पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने उन्हें आउटसाइडर कहकर कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। फिर ब्रिटिश कमिश्नर ने उन्हें धमकाया कि वो तिरहुत छोड़कर चले जाएं। पर गांधी रुके नहीं, वो सीधा मोतिहारी पहुंच गए। वहां उन्हें एक सरकारी नोटिस थमा दिया गया और गांधी ने उस नोटिस की रिसीट पर ही लिख दिया, मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा। अगली सुबह मोतिहारी में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। कोर्ट के बाहर हजारों किसान जमा हो गए। उन्हें गांधी के साउथ अफ्रीका के काम के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें तो बस इतना पता था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करने आया है और अब वो मुश्किल में है। इस भीड़ ने अंग्रेज अफसरों को बिल्कुल हिलाकर रख दिया। ये उनके डर से आज़ादी की पहली झलक थी। कोर्ट के अंदर गांधी जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में हैं, यानी एक तरफ वो कानून का अनादर नहीं करना चाहते, लेकिन उससे भी ऊपर एक कानून है, उनकी अंतरात्मा की आवाज, जिसके लिए वो यहाँ मानवता की सेवा करने आए हैं। देखिए, असली जीत कोर्ट के फैसले में नहीं थी। असली जीत तो लोगों के दिलों से अंग्रेजों का खौफ निकालने में थी। और यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हुआ ये कि जब गांधी ने बड़े वकीलों से पूछा कि अगर उन्हें जेल हो गई तो वो क्या करेंगे, तो पहले तो सबने कहा हम वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि एक अजनबी किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है और वो लोग जो उनके पड़ोसी हैं वो घर जा रहे हैं। वो शर्मिंदा होकर गांधी के पास वापस आए और कहा कि वो भी उनके साथ जेल जाएंगे। तभी गांधी ने कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। और जीत हुई भी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस ही बंद करवा दिया। मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की ये पहली जबरदस्त जीत थी। इसके बाद एक ऑफिशियल कमीशन बनाया गया
जिसमें जमींदार थे, सरकारी अफसर थे और किसानों के अकेले रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खुद गांधी शामिल थे। कमीशन के सामने इतने सबूत रखे गए कि अंग्रेज जमींदार रिफंड देने को तैयार हो गए। उन्होंने पूछा, कितना पैसा देना पड़ेगा? शायद उन्हें लगा गांधी पूरा पैसा मांगेंगे, पर गांधी ने मांगा सिर्फ 50%। अब जमींदारों ने सोचा ये नहीं मानेंगे, तो उन्होंने 25% ऑफर कर दिया। और सबको हैरान करते हुए गांधी ने 25% का ऑफर फौरन मान लिया। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों? जब वो 50% पर अड़े थे तो अचानक आधे पर क्यों मान गए? तो यहां पर आती है सबसे जरूरी बात। गांधी जी ने समझाया कि रिफंड का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ये था कि जमींदारों को पैसा लौटाना पड़ा। अब तक तो वो लोग खुद को कानून से ऊपर समझते थे। इस समझौते ने उनकी सारी इज्जत, सारी प्रेस्टीज तोड़ दी और किसानों ने पहली बार देखा कि उनके भी अधिकार हैं और उनके लिए लड़ने वाले भी हैं। उन्होंने हिम्मत सीखी। चंपारण सिर्फ नील की खेती का एक मामला नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने आगे चलकर आज़ादी की पूरी लड़ाई को रोशन कर दिया। इस जीत का असर बहुत गहरा हुआ। कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स वहां से चले गए, जमीनें किसानों को वापस मिल गईं और वो नील की खेती वाला सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर गांधी यहां रुके नहीं। उन्होंने चंपारण के गांव में स्कूल और हॉस्पिटल खुलवाए, क्योंकि वो जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि गरीबी और अशिक्षा से भी पानी है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, चंपारण एक छोटा सा लोकल मुद्दा आज़ादी की पूरी लड़ाई का ब्लूप्रिंट कैसे बन गया? जवाब सिंपल है। इसने पहली बार भारत के लोगों को सिखाया कि अगर वो एकजुट होकर बिना डरे अन्याय का सामना करते हैं तो वो सबसे बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुका सकते हैं।